नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ा फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री ने सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया है कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या प्रत्येक धाम में प्रतिदिन के लिए सीमित रखने के संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णय को वापस लिया जाता है। उन्होंने कहा कि यात्रा काल में रजिस्ट्रीकरण की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी, क्योंकि यह व्यवस्था यात्रियों की ट्रैकिंग में मददगार साबित होती है। यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा और भीड़ को नियंत्रित करने हेतु स्थानीय स्तर पर आवश्यकता अनुसार व्यवस्था भी की जाएगी। उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पदयात्रा कर जनता के सामने धामी सरकार की नाकामियों को उजागर करने जा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने हरीश रावत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरदा का नाम ऐसे ही हरदा नहीं पड़ा, क्योंकि हरीश रावत जहां कहीं भी गए, जिस सीट से चुनाव लड़े, उस सीट से वहां की जनता ने उनको हराने का काम किया है। इतना ही नहीं, वो एक ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए दो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए, इसलिए वो पहले ही जनता के द्वारा पैदल किए जा चुके हैं। इसलिए अब उनके पास पदयात्रा करने के सिवाय और कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए वो पदयात्रा करने की बात कर रहे हैं। देखिए, आज बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए भी वन्य जीव का होना जरूरी है। उसी तरह से जान माल की हानि न हो, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कितना टाला जा सके, ये बहुत आवश्यक है। हमने जैसे ये घटना भी तत्काल 2 डॉक्टर्स वहाँ पर पोस्ट कर दिए, 3 डिविजन्स के कर्मचारियों को पोस्ट किया गया है वहाँ पर, और साथ ही साथ पिंजड़े भेजने का काम किया ताकि अगर बाघ को पकड़ने के बाद ट्रैंकुलाइज किया जा सके। लेकिन प्रश्न ये है, कर्फ्यू लगाने के पीछे कारण ये था कि इस तरह की तमाम घटनाएं उस इलाके में हुई हैं, और ये घटनाएं ज़्यादातर रात को होती हैं। तो रात को अगर थोड़ा सावधानी नहीं बरती गई, हमने तमाम बार विज्ञापन भी निकाले हैं, ऐड भी कई अखबारों में आए हैं कि शाम को कम से कम बहुत जरूरी काम हो तो निकले, बनाने निकले। लेकिन जब वो वहाँ पर लगातार ये घटनाएं बढ़ रही थी, तो इस कारण कर्फ्यू लगाना सुना करा हुआ क्या पूरी बात को? अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होने जा रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भव्य तरह से मनाने की तैयारियां कर रही है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का 100वां कार्यक्रम होगा, जिसे पार्टी स्तर पर भव्य स्वरूप देने की तैयारियां चल रही हैं। इसमें पार्टी की कोशिश है कि प्रत्येक बूथ पर 100 लोगों के साथ इस कार्यक्रम को सुना जाएगा।
विकासखंड नारायणवगढ़ के ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक में ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी की अध्यक्षता में बैठक आरंभ हुई। बैठक में पेयजल, सड़क, विद्युत सहित तमाम स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं विकासखंड अधिकारी द्वारा पिछले प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए उनकी प्रगति रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की गई है। केदारनाथ की यात्रा मार्ग पर बिछड़ने वाले श्रद्धालुओं और उनके परिजनों को मिलाने के लिए इस बार रुद्रप्रयाग पुलिस ऑपरेशन मुस्कान चलाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम सड़क मार्ग से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरी कुंड से यहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु पैदल, घोड़ा खच्चर और डंडी कंडी की सहायता लेते हैं। इतने लंबे रास्ते पर चलते हुए श्रद्धालु या उनके परिजन आपस में कई बार बिछड़ भी जाते हैं। किसी नए भौगोलिक परिस्थिति या मोबाइल कनेक्टिविटी न होने पर बिछड़ जाने की दशा में श्रद्धालुओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष की केदारनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए आने वाले जो यात्री हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो भी यात्रियों के परिवारजन या फिर रिश्तेदार या अपने साथी जो है यात्रा रूट पे बिछड़ जाते हैं या कहीं खो जाते हैं या आगे पीछे हो जाते हैं, इनकी सहायता के लिए इस बार रुद्रप्रयाग पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान की जो है शुरुआत की है। इसमें जो भी अपने मिसिंग पर्सन या परिजन होंगे उसके संदर्भ में जानकारी जो है वो इमीडिएटली पुलिस को देंगे। इसमें पुलिस जो है इमीडिएटली अपनी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए और कम्युनिकेशन करते हुए जो खोए हुए व्यक्ति है उनको ढूंढने की जो है कोशिश करेगी और जो परिवार वाले उनकी सहायता करेंगे। साथ ही यहाँ पे ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो है 4 जगह पे हमारे खोया पाया केंद्र भी स्टार्ट रहेंगे, जो केदारनाथ, लिंचोली, गौरीकुंड, सोनप्रयाग एवं एक जो मेन उसका हेडक्वार्टर होगा वो रुद्रप्रयाग में रहेगा। इसके माध्यम से जो भी व्यक्ति या फिर कोई सामान वगैरह की चोरी होती है तो उसमें जो है इमीडिएटली पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए उनकी मदद की जाएगी। पच्चीस अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और केदारनाथ मार्ग पर ऑपरेशन मुस्कान चलेगा। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में किसान भवन में बैठक की गई है। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एसोसिएशन की 52वीं प्रबंधकारिणी परिषद की बैठक आयोजित की गई और वहीं मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही एजेंसी की विगत 51वीं बैठक में पारित निर्णयों की पुष्टि प्रदान की गई। साल 2023-24 में होने वाले अनुमानित बजट और एनआईसी के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
तो कृषि मंत्री ने किसान भवन में महत्वपूर्ण बैठक की है और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित करने के प्रस्ताव को भी यहां पर स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रबंध कार्यकारिणी परिषद की ये 52वीं बैठक थी और जो पिछली बैठक में तमाम निर्णय पारित हुए थे उन सभी की पुष्टि भी इस बैठक में की गई है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र पेटवाल यहां पर जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 52वीं बैठक हुई है परिषद की, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए गए और किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, कृषि मंत्री ने जो है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एसोसिएशन की 52वीं प्रबंधक कार्यकारिणी परिषद की बैठक है उसमें आज प्रतिभाग किया और मंत्री जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है देहरादून में संपन्न हुई। कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। एजेंसी की विगत 51 बैठक में पारित निर्णय की पुष्टि थी उसको प्रदान की गई और वर्ष 2023-24 में होने वाले अनुमानित आय व्यय जो बजट है और उसके अलावा NIC द्वारा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो विकसित करने के प्रस्ताव है उसको स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि मंत्री जोशी ने कृषि विभाग सहित संबंधित विभागों को मिलेट 2023 को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देशित भी किया गया और साथ ही किसान भवन के साथ सज्जा रंग रोगन के लिए 25 लाख रुपए की धनराशि कृषि विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा बीज किसान की आत्मा होती है इस कार्यक्रम के तहत यह एजेंसी जो बीज प्रोवाइड करवाती है उस एजेंसी की जो क्रियाकलाप हैं उनकी भी समीक्षा की गई। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एसोसिएशन के जो सभी कर्मचारी थे और जो SGHS के माध्यम से जो स्वास्थ्य बीमा दिया जाना था उस पर भी चर्चा वार्ता हुई। तो कुल मिलाकर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई, चर्चा हुई और कई चीजों का निर्देश मंत्री के द्वारा दिया गया। बिल्कुल, आप यहाँ पर लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और भी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बताएंगे। तो 52वीं प्रबंध कार्यकारिणी परिषद की बैठक हुई है और इसमें पिछली बैठक में जो भी फैसले लिए गए थे उन सभी पर चर्चा की गई है। पौड़ी जिले में कुछ दिन पहले ही बाघों के आतंक की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। वहीं नाइट कर्फ्यू और बाघों के आतंक को लेकर जब वन मंत्री सुबोध उनियाल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद हमने वहां पर 2 डॉक्टर तैनात कर दिए हैं और वन्यजीव और आम लोगों के बीच में जो संघर्ष बढ़ रहा है उसे टालना भी बहुत जरूरी है। विभाग द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि डिवीजन के कर्मचारी भी भेजे गए हैं, साथ ही पिंजरे भी लगाए गए हैं ताकि बाघों को पकड़ा जा सके। देखिए, आज बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए भी वन्य जीव का होना जरूरी है। उसी तरह से जान माल की हानि न हो, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कितना टाला जा सके, ये बहुत आवश्यक है। हमने जैसे ही ये घटना हुई तत्काल 2 डॉक्टर्स वहाँ पर पोस्ट कर दिए, 3 डिवीजन्स के कर्मचारियों को पोस्ट किया गया है वहाँ पर और साथ ही साथ पिंजड़े भेजने का काम किया ताकि अगर बाघ को पकड़ने के बाद ट्रैंकुलाइज किया जा सके। लेकिन प्रश्न ये है, कर्फ्यू लगाने के पीछे कारण ये था कि इस तरह की तमाम घटनाएं उस इलाके में हुई हैं और ये घटनाएं ज़्यादातर रात को होती हैं। तो रात को अगर थोड़ा सावधानी नहीं बरती गई, हमने तमाम बार विज्ञापन भी निकाले हैं, ऐड भी कई अखबारों में आए हैं कि शाम को कम से कम बहुत ज़रूरी काम हो तो निकले, बनाने निकले। लेकिन जब वो वहाँ पर लगातार ये घटनाएं बढ़ रही थी तो इस कारण कर्फ्यू लगाना मजबूरी थी जान माल की हानि बचाने के लिए। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र पेटवाल यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर जो बाघों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अपनी सक्रियता दिखाई है, क्या किसी प्रकार की जनहानि ज़्यादा होने लग गई है जिसके चलते वन विभाग भी चिंतित है? देखिए, जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड में इन दिनों काफी क्षेत्रों में जो भय का माहौल है वो व्याप्त है और दिन दहाड़े ही जो तेंदुआ है वो घरों के आसपास आ जाता है। कई बार कई लोगों पर हमले भी कर चुका है और कई जानमाल का नुकसान भी हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो विशेष क्षेत्र था वहाँ पर बहुत तेजी के साथ जो है ये आदमखोर सक्रिय हो गया था। हालांकि इसे अभी आदमखोर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इनकी जो प्रवृत्ति है वो बदल रही है और ये रिहायशी इलाकों में आकर जो है
कई तरह की दिक्कतों का सामना इनके द्वारा किया जा रहा है। तो पिछले दिनों भी कई घटनाएं ऐसी सामने आई थी, क्योंकि इन दिनों एक खास बात ये भी है कि कई जगह जंगलों में जो है आग लगी हुई है, और जाहिर सी बात है कि अगर जंगलों में आग लगेगी तो जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी अपने सुरक्षा की दृष्टि से जो है आबादी के नजदीक आएंगे, और ऐसे में कई बार जो है ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। हाँ। वन विभाग भी सक्रिय है। पर कुल मिलाकर देखें तो इन दिनों जो उत्तराखंड में ये जो सिलसिला है ये बढ़ता जा रहा है, और बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं उनको करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर जितेंद्र देखिए, जिस तरह से यहाँ पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने तमाम सावधानियों का भी जिक्र किया, तमाम तैयारियों का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जनता से कई बार अपील सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया जाता रहा है, बोर्ड भी लगाए जाते हैं, लेकिन कई बार इन तमाम सावधानियों का, इन तमाम चेतावनियों का लोग ध्यान नहीं दे रहे, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके चलते भी इस तरह के हादसे हो जाते हैं। हाँ, देखिए जाहिर सी बात है, वो बात तो मैं मान सकता हूँ कि देर रात्रि अगर आदमी घर से बाहर निकलता है बिना वजह और कहीं जंगलों के आसपास टहलता है तो ये खतरा बढ़ जाता है। लेकिन समस्या इस बात से ज्यादा उत्पन्न हो जाती है कि भरी दोपहरी में जो है तेंदुए गांव के आसपास देखे जा रहे हैं। वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि दोपहर 2 बजे ही तेंदुआ रिहायशी इलाकों में दिख रहा है, 4 बजे ही दिख जा रहा है, और कई तरह की घटनाओं को भी वो दिन में अंजाम दे चुका है। शाम को 6 बजे अभी एक बुजुर्ग पर तेंदुए ने हमला कर लिया था। हमला क्या कर दिया था, बल्कि उनकी तो बहुत बुरी स्थिति में मृत्यु हो गई थी, क्योंकि तेंदुए ने उनको लगभग अपना निवाला बना ही दिया था। तो ऐसी स्थितियों में लोगों में आक्रोश भी है। लेकिन ये भी सही बात है कि अगर अनावश्यक रूप से कोई पहाड़ों में जो है देर शाम को या रात्रि को निकलता है तो वो खुद इस चीज का भी जिम्मेदार हो जाता है कि ऐसी घटनाएं उसके साथ घटित हो सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए जितेंद्र, और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। गदरपुर के खेमपुर गांव में 50 सालों से खेती कर रहे किसानों को दरकिनार कर राजस्व विभाग की टीम भूमि की हदबंदी करने पहुंच गई, जिस पर टीम को ग्रामीणों और किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मामले की गंभीरता के चलते राजस्व विभाग की टीम बिना हदबंदी के ही वापस लौट आई। इस दौरान किसान अशोक भांभरी ने बताया कि वो तीसरी पीढ़ी से यहाँ पर खेती कर रहे थे। प्रशासन ने गलत कारणों और गलत कार्यों के चलते किसी गलतफहमी में रहकर हमारी ज़मीन पर कब्जे का प्रयास किया। साथ ही किसान ने बताया कि हमारे विरोध के बाद टीम वापस लौट आई, जबकि हमारे मामले का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है।
15वें वित्त आयोग का बजट खर्च न कर पाने वाली पंचायतों में विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों और प्रतिनिधियों को कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है। और बता दें कि पंचायती राज निदेशालय देहरादून सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में महाराज ने 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च न होने पर चिंता व्यक्त की है। चिन्हित विकासखंड, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत अधिकारियों को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि बार बार कहने के बाद भी पैसा खर्च नहीं कर रही पंचायतों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो जुड़े हुए हैं और सभी अधिकारीगण जो जुड़े हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख जो जुड़े हुए हैं और सभी अधिकारीगण जो जुड़े हुए हैं, ग्राम सभा के अधिकारीगण जुड़े हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर जो है हमारी बातों को सुना और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं दिल्ली में जब मंत्री जी के पास गया तो मंत्री जी ने कहा भाई हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजिए ताकि और पैसा उत्तराखंड को हम दे सकें। और निश्चित रूप में हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि हम आपको हिदायत दें और हम इस प्रकार की परिपाटी लाना चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधिगण और जो अधिकारीगण पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं उनको हम दंडित करें और जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनको हम पुरस्कृत करें। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।